वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ डिजिट परिया अजीज। मुनहरफ अरकान पार्लियामेंट का वोट शुमार न करने के फैसले के खिलाफ आर्टिकल 63A पर नजरसानी अपीलों की समाअत सुप्रीम कोर्ट में हुई। जस्टिस मुनीब अख्तर की 5 रुकनी बेंच में अदम शिरकत पर समाअत मुलतवी हो गई है। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब अख्तर को मनाने का इंदिया भी दिया और कहा कि उन्हें राज़ी कर लेंगे। अगर वो शामिल ना हुए तो फिर नया बेंच तश्कील दिया जाएगा। इस हवाले से आज जस्टिस मुनीब अख्तर का ख़त भी सामने आया है। लग ये रहा है कि कल इस केस की समाअत जस्टिस मुनीब अख्तर के बगैर होगी। जस्टिस मुनीब अख्तर इस केस का फैसला लिखने वाले जज थे और इनकी शमूलियत के बगैर क्या ये केस मुकम्मल होगा क्या ये मुमकिन है? अगर जस्टिस मुनीब अख्तर के बगैर केस आगे बढ़ता है और इसका फैसला भी सामने आ जाता है तो फिर मुल्क की तारीख का एक और मुतनाज़ा अदालती फैसला होने जा रहा है। आज इस केस की समाअत में मज़ीद क्या हुआ, इस पर एक नज़र डालते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस सुना था। शफाफियत की बुनियाद पर बेंच तश्कील दिया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रजिस्ट्रार को ख़त लिख कर शमूलियत से इनकार किया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जस्टिस मुनीब अख्तर को दरख्वास्त करेंगे कि वो बेंच में शामिल हों। बानी पीटीआई की तरफ से बैरिस्टर अली जफर अदालत में पेश हुए और कहा कि बानी पीटीआई की पावर ऑफ अटॉर्नी जेल हुकाम ने वापस कर दी है। सदारती ऑर्डिनेंस के तहत भी जजेस कमेटी ने बेंच नहीं बनाया। एक मेंबर जजेस कमेटी में शामिल नहीं हुए। जजेस कमेटी का मामला फुल कोर्ट को तय करने दें। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप मरकजी केस में फरीक थे, हम आपको नज़रसानी में भी सुनेंगे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि सदारती ऑर्डिनेंस का इजरा आईनी हक है। दूसरी जानिब जस्टिस मुनीब अख्तर का एक ख़त जो कि रजिस्ट्रार को लिखा गया है सामने आ गया है। इस ख़त में उन्होंने लिखा है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील करदा बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। ख़त में जस्टिस मुनीब अख्तर ये लिखते हैं कि मैं आज केस में शामिल नहीं हो सकता, लेकिन मेरे ख़त को बेंच से अलग होना ना समझा जाए। कमेटी की मीटिंग में चीफ जस्टिस ने सीनियर जज की सरबराही में बेंच तश्कील देने की राय दी। चीफ जस्टिस अब बेंच की सरबराह क्यों बने, वजूहात सामने नहीं आई। लार्जर बेंच में एडहॉक जज जस्टिस मजहर आलम मियां खेल की शमूलियत आर्टिकल 182 के खिलाफ है। मैं आर्टिकल 63A नजरसानी समाअत के लिए तश्कील बेंच में मौजूद हालात में शमूलियत से माजरत करता हूँ। तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि जब तक 3 रुकनी कमेटी बेंच का फैसला नहीं करती तब तक बेंच की तश्कील गैर कानूनी है। उन्हें भी देखिए। और उसके साथ ही जस्टिस मुनीब अख्तर का एक और लेटर भी आ गया है। लेटर का सीज़न है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में। क्या हो रहा है, हमारे साथ मौजूद है फवाद चौधरी साहब। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। अगर आप रीकैप कर देंगे जो अब लेटर आया है मुनीब अख्तर साहब का। देखिए ना, देखो आपने जो सारा इंट्रो दिया ना, इसमें वन लाइनर तो ये है कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब हर उस बेंच की सरबराही कर रहे हैं जिसका असर है आइनी तरमीम के नंबर्स के ऊपर और आइनी तरमीम से मुतल्लिक। और वहाँ पे एक बहरान ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मेजॉरिटी है वो समझती है कि ये जो मुकदमे जिस तरह से चल रहे हैं ये दुरुस्त नहीं है। आज सुबह ये जब आर्टिकल 63A का केस क्या है, आर्टिकल 63A का केस ये है कि जब परवेज़ इलाही साहब का मामला चल रहा था चीफ मिनिस्टर बनने का, तो उनकी पार्लिमानी पार्टी तो परवेज़ इलाही साहब के साथ थी, लेकिन जो चेयरमैन थे चौधरी शुजात साहब वो चले गए थे नून लीग पीपल्स पार्टी कोalition में। तो चेयरमैन ने लेटर लिख दिया कि जी आपके जो अपना हैं सारे आपके जो लेटर्स वो आपके जो वोट जो है उनको काउंट ना किया जाए। ठीक, इसके ऊपर वो जो मामला है वो चला गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, जो पार्लिमानी पार्टी है उसकी मेजॉरिटी जिधर डिसाइड करेगी उधर वो वोट जाएगा। Which was unusual. Which was actually not unusual because पार्लियामेंट्री पार्टी जो थी वो मेंशन थी सुप्रीम कोर्ट में बट डिफाइन नहीं की गई थी, चेयरमैन की पावर नहीं थी। ठीक, पार्लिमानी पार्टी ही डिफाइन की थी। अनयूजुअल ये था जो कहते हैं ये कि जी वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आप वोट काउंट करें और उसके बाद उनको डिस्क्वालीफाई करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर उनका वोट काउंट ही करना था तो फिर जो ये सारा प्रोसेस था ये तो रिडंडेंट हो गया, तो इसलिए उनका वोट ही काउंट ना किया जाए।
नंदलेस अब चीफ जस्टिस साहब के सामने ये केस है कि जी ये गलत फैसला था, इसको रिवर्स किया जाए। और इसका असर आप इसलिए कह रहे हैं आईनी तरमीम पे पड़ेगा कि अगर मौलाना फजल रहमान साथ नहीं चाहते तो फिर वोट काउंट हो सकेंगे पीटीआई के एज इंडिपेंडेंट्स। क्योंकि आप देख रही हैं ना लोगों को माशाल्लाह से पाकिस्तान में ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रही है ना कि लोगों को अगवा किया जा रहा है, उनके बीवी बच्चों को अगवा करके उन पर टॉर्चर करके कह रहे हैं कि नहीं आप इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर वोट करें। तो अगर आर्टिकल 63A का पिछला फैसला हो तो फिर ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका वोट काउंट ही नहीं होना पार्टी के बाहर। लेकिन अगर आप ये फैसला नहीं है तो फिर वो वोट काउंट होगा। ठीक, वोट काउंट होने का मतलब ये है कि आपने फायज़ ईसा साहब के लिए एक नई अदालत बना दी और उनको 3 साल और मिल गए। सो नाउ आज सुबह जब ये बेंच बैठा है तो इंटरेस्टिंगली जस्टिस मुनीब अख्तर हु इज़ एक्चुअली द मंसूर शाह साहब के बाद अगले चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के, अगर आइन रहे तो, उन्होंने ये कहा कि जी ये जो आपने बेंच बनाया है ये इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि आप पहले मंसूर अली शाह की सरबराही में एक बेंच बना चुके हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि 2 रुकनी कमेटी तो है ही नहीं, कमेटी 3 रुकनी है, तो 3 रुकन आप मिले ही नहीं। और तीसरा उन्होंने ये कहा कि जो मंदो खेल साहब हैं, जब आपने उनको एडहॉक जज बनाया था तो मिनट्स में लिखा हुआ है कि उनको आप बना रहे हैं कि वो सारे जो अपील केसेस हैं उनकी पेंडेंसी के लिए आप उनको लगा रहे हैं। तो अब आपने उनकी जो लगाने की रीज़न थी वही चेंज कर दी है और आपने उनको इस बेंच में बैठा दिया। सो इन 3 रीज़न्स की वजह से मैं ये समझता हूँ कि आपका ये जो तब्दीली बेंच का फ़ैसला है ये दुरुस्त नहीं है। ठीक। उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने एक ऑर्डर जारी किया और उसमें उन्होंने इंटरेस्टिंगली ये प्रज्यूम किया कि मुनीब अख्तर साहब भी बेंच में बैठे हुए हैं, हालांकि आपको हमें सबको पता है कि मुनीब अख्तर साहब तो आज बेंच में नहीं थे। और उन्होंने कहा जी उनके सामने, फिर उन्होंने कहा कि उनके सामने रखें अगर उन्होंने बैठना है नहीं बैठना। तो अब से थोड़ी देर पहले मुनीब अख्तर साहब ने एक और लेटर लिखा है रजिस्ट्रार को, उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल ही आइन और कानून के मुनाफी है, बेंच में मैं जब बैठा नहीं तो उसका ऑर्डर जो है 5 मेंबर बेंच जो है वो 4 मेंबर बेंच तो नहीं हो सकता, या तो आप रिकॉन्स्टिट्यूट बेंच कर सके हो। रिकॉन्स्टिट्यूट किए बगैर आपने कैसे जुडिशल ऑर्डर पास कर दिया? ठीक है, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और अब चीफ जस्टिस साहब ने सुबह 9 बजे एक दो बार दोबारा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की मीटिंग बुला ली है। जाहिर है उसमें वो बेंच चेंज करेंगे, नाउ द सुप्रीम कोर्ट, रेस्ट ऑफ द जजेस। बट क्या ये बेंच नया बन सकता है क्योंकि रिक्यूज नहीं किया अभी? नहीं, अभी तो बन नहीं सकता क्योंकि उन्होंने रिक्यूज़ नहीं किया। बट ही सेड टुडे कि हम नया बेंच बना लेंगे। वो उन्होंने तो कहा है, लेकिन अब देखें ना एक दफ़ा बेंच बन गया है, अब वो रिक्यूज़ नहीं कर रहे उससे मुनीब अख्तर साहब। पर कैन ही डू दैट कि रिक्यूज़ भी ना करें और आए भी ना? वो कह रहे हैं ना कि जी आप फुल कोर्ट बुलाएं और पहले तय करें कि इसका बेंच बनाने का इख्तियार कैसे रेगुलेट होता है। क्योंकि आपने ये कर दिया था ना कि बेंच पहले तो सीधा सीधा था ना कि ये एग्जैक्टली वही नहीं कर रहे जो जस्टिस काजी फायज ईसा उमर अता बंदियाल साहब के साथ। हाँ, वो वही वाली बात है, ऑलमोस्ट रिपीट लग रहा है। बट उमर अता बंदियाल की जगह आज चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा हैं। बट एक और फर्क है ना, फुल कोर्ट के बड़े हामी थे। अब क्या मसला फुल कोर्ट? वो प्रॉब्लम एक यही मेजर फ़र्क है ना, फुल कोर्ट अभी जो है वो फायज ईसा साहब उसमें मेजॉरिटी होल्ड नहीं करते। सो उनके तो यही 4 जज हैं जो उन्होंने साथ बैठा लिए हैं और 5वां जज ये भी, इनमें भी एक एडहॉक है। तो 3 जजेस हैं जो कि, या 4 जजेस हैं जो कि फायज ईसा साहब के साथ हैं, बाकी तो जज उनके साथ नहीं है। अगेन एडहॉक जज बैठ सकते हैं इसके अंदर? देखिए ना, बात यह कि जब लाए गए थे तो इसीलिए लाए गए थे कि ये नहीं बैठेंगे। सो 4C क्या करें आप, कल क्या होगा? लेकिन अब तो ये झगड़ा बढ़ेगा। फायज ईसा साहब सुबह बेंच बना देंगे, वो 63A रिवर्स कर देगा, उसके खिलाफ जो है वो कोई 63A रिवर्स इस हद तक होगा कि आप अपनी सीट लूज कर जाएंगे। इस हद तक होगा ना कि आपका वोट काउंट होगा, वोट काउंट हो जाएगा। हाँ। अच्छा, इसके ऊपर भी मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ क्योंकि दूसरी साइड का आर्गुमेंट ये है कि अगर आप वोट काउंट नहीं करेंगे तो कभी भी कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता, फिर जमहूरियत कैसी है? देखिए बात यह है कि वेस्टमिनिस्टर जमहूरियत में तो पूरा आर्टिकल 63A ही नहीं है ना, वहाँ पे तो आप देखती हैं रोज़ पार्टीजन वोट होते हैं और लोग जो सरवर साहब हैं जो आपके भी गवर्नर थे, हाँ, उन्होंने वॉर के अगेंस्ट वोट किया था जब वो लेबर पार्टी में थे। आई कवर्ड इट, आई रिमेंबर दैट। हमेशा होते हैं, हमेशा सारी अभी भी आप उठा के देखें, क्योंकि बरतानिया में, अमेरिका में जो कॉन्स्टिट्यूंसी वोटर है ना वो सबसे ज़्यादा अगली इलेक्टेबिलिटी तय करता है कि आपने वोट कहाँ दिया था, तो उस पर ज़्यादा डिबेट होती है। हमारे यहाँ ये इस तरह होता है। क्वेश्चन आवर में क्या क्वेश्चन आपने उठाया? हमारे अगर आप देखें तो ये कंसेंसस हुआ था पीपल्स पार्टी और नून लीग में फ्लोर क्रॉसिंग के ख़िलाफ़, क्योंकि जब एक दफ़ा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस लानी थी तो उस वक्त भी बहुत ज़्यादा
जो है वो चलाया गया, यहाँ पे लोगों को ख़रीदा गया किया गया और फिर दूसरी तरफ भी ख़रीदा गया, तो उसको एक बार देने के लिए ये जो है इसको बनाया गया, जो एक्चुअली स्पेशल सर्कमस्टेंसेस हैं पाकिस्तान की, इसलिए यहाँ पे इतना डिक्टेटोरियल हाँ, इफ यू आस्क मी होना नहीं चाहिए, आई शुड हैव राइट टू वोट वेयर एवर आई वुड वांट। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि अगर आप पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं जैसे ये कह रहे हैं, तो फिर वो कहते हैं कि जी जहाँ 3 जगहों के ऊपर प्राइम मिनिस्टर यानी लीडर ऑफ द हाउस चुनने के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर और बजट के ऊपर अगर आप पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं तो फिर आप पार्टी से इस्तीफा दे दें और नया इलेक्शन लड़के आ जाए। राइट हाँ, लेकिन ये बजट वाली बात तो बिल्कुल ही मैं इसको समझता हूँ कि ज़्यादती पे मबनी है कि मसलन अगर मेरे हलके में बजट नहीं दिया आपने और आप मुझे मजबूर करें कि नहीं आप इसके ऊपर ही मोहर अंगूठा लगाएं, तो ज़्यादती वाली बात है। तो ये लेकिन ये बनाया नवाज शरीफ साहब ने था और उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा वाटर टाइट कर दिया। ओके, बट आईनी तरमीम हो जाएंगी अब, आपको ये लग रहा है? मेरा ख्याल है इतना आसान नहीं है। अभी उसकी वजह यह है कि आज इमरान खान ने कॉल दे दी है धरने की, नेक्स्ट फ्राइडे से जो एहतजाज की एहतजाज ही धरनों में बदलते हैं। ठीक है, तो उसके साथ देखिए जो तसव्वुर है ना कि मौलाना को रोंद के आगे चले जाएंगे, मेरे ख्याल में ये बड़ा मुश्किल है, ये नहीं होना। सो मौलाना will remain a very important player, हाफिज़ नईम साहब will remain a very important player, क्योंकि अब जुमे के बाद जो टेम्परेचर है ना इस्लामाबाद का वो ऐसे बढ़ना है और उस टेम्परेचर में कौन कौन कहाँ खड़ा है और वो इनको वोट करता है नहीं करता, क्या करता है, दिस ऑल विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। सो ये जो इस वक्त लीडरशिप है पीटीआई की, सुना आज बड़ा नाराज़ हुए हैं खान साहब, नाराज़ हुए हैं कि खबरें हैं? खबरें चल रही हैं, सुना है कि नाराज़ हुए क्योंकि बाद में तरदीद भी आ जाती है। इंचार्ज उन्होंने गंडापुर साहब को ही बना दिया। जी बनाना भी उनको ही चाहिए था। डू यू थिंक सो? एक तो वो चीफ मिनिस्टर है, दूसरा खैबर पख्तूनख्वा ही सबसे बड़ा ज़ाहिर है। लेकिन क्या है, क्योंकि अहम ओहदेदार हैं, क्या ज़रूरी है आप उनको कॉन्फ्रंटेशन में लेकर? इमरान खान ने, मेरा ये ख्याल है कि अगर आप देखें ना 4 हफ्ते पहले बड़ी कोशिश की है कि टेम्परेचर नीचे है और एक चीज़ें जो हैं वो सॉफ्ट तरीके से रिजॉल्व होने की तरफ जाए। उन्होंने कहा कि एक आदमी आप मुकर्रर कर दें, एक हम मुकर्रर कर देते हैं, बातचीत कर लें। बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इमरान खान को कोई भी नरमी नहीं दिखाई जा रही। सो ही बिलीव्स नाउ दैट द ओनली वे फॉरवर्ड इज़ हार्ड वे, और हार्ड वे के लिए अब उन्होंने ही इज़ ऑलरेडी, और उन्होंने अब तबले जंग बजा दी है। आप देखते हैं इसमें पहले ही आपको पता है ब्रूटैलिटी पहले ही है, पंजाब में तो स्पेशली जिस तरीके से फस्तायत और बर्बरियत का मुजाहरा किया गया है, इसमें इजाफा भी होगा, लेकिन इसके नतीजे में इंस्टेबिलिटी तो पॉलिटिकल बढ़ेगी। सो आखिरी अगले जो 2 हफ्ते हैं आई थिंक आर रियली गोना बी इंटरेस्टिंग। सो आप कह रहे हैं इसी लीडरशिप के साथ लीडरशिप तो कोई नहीं, लीडरशिप तो ख़त्म हो चुकी है। इमरान खान ने क्या किया है कि उन्होंने देखे ना पीटीआई में उन्होंने इफेक्टिवली पीटीआई की हद तक तो पार्लियामेंट्री फॉर्म को प्रेसिडेंशियल फॉर्म में चेंज कर दिया। अब तो लोग डायरेक्टली उनकी बात सुनते हैं बस। दरमियान में एमएनए एमपीएस ये वो का एहतजाज देखा आपने, दैट वाज आल्सो पब्लिक, नॉट लीडर तो था ही कोई नहीं। हां, सो अगेन ये हो सकता है, लेकिन डी चौक इज कंप्लीटली डिफरेंट। आपको लगता है कि डी चौक में कहना लोगों को कि पहुंच जाओ, एहतजाज होगा, द स्टेट विल रिएक्ट? नहीं तो रिएक्ट तो करेगी, बट देखना ये कि उससे टेम्परेचर बढ़ेगा ही ना। पाकिस्तान में क्या मज़ीद टेम्परेचर, देखिए अगर मैं हुकूमत में हूँ, मेरी तो कोशिश ये होनी चाहिए कि पाकिस्तान नॉर्मल हो, काम आए, चीज़ें बेहतर हों वापस। ओके, पर आप अगर यहाँ तो हुकूमत तो रोज़ बिकॉज़ आप ये बात करते भी रहे ग्रैंड डायलॉग की, दुरानी साहब ने मेरे प्रोग्राम में ही सेड कि मैं मशवरा देता कि आप अलायंस बनाएं, एक पॉलिटिकल स्ट्रगल रखें। ये जो एकदम दोबारा सड़कों पे आने की पॉलिसी है, इट बैकफायर्ड लास्ट टाइम। नहीं, एब्सोल्युटली मेरी भी ओपिनियन तो यही है, ग्रैंड अलायंस ही बनना चाहिए। और मैं तो आपको सामने कही, मैं तो जेल में था, आपने पहले बात की इसलिए आया, जेल में था उस वक्त से मैं ये कह रहा हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान और जमात इस्लामी और इनको इकट्ठा करना चाहिए। बट प्रॉब्लम ये हो गई है, मुझे लगता है कि इमरान खान समझते हैं कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी हो गई तो उसके बाद फिर बचेगा क्या आपके पास ग्रैंड अलायंस करने का। तो फिर इसका मतलब यह है कि आपने मामला तो सड़क पर रिजॉल्व होने हैं, क्योंकि हुकूमत ने तो तय कर लिया है कि कोई आईनी, देखे ना इस हुकूमत में अभी तक आइन, कानून, इखलाकियात, शराफत, इस किस्म की कोई जो डॉक्ट्राइन है वो इस हुकूमत के तो नज़दीक से नहीं गुजरी। वहाँ पे तो उन्होंने कहा है जी बस हमसे कोई छीन सकता है तो छीन ले। तो आप इमरान खान ने कहा चले छीनने की कोशिश करते हैं।
पर एहतजाज एक्चुअली इसलिए है कि ये ना हो तरमीम, ये फोकस है या ये है कि बानी पीटिया को जेल से निकालना है? नहीं, मेरा ख्याल फोकस तो यही है कि आईनी तरमीम के ऊपर फोकस है, और जाहिर है वो तो है ही कि उनको निकाला जाए, और इसके नतीजे में प्रेशर तो आएगा। कल से आप देखना शुरू होंगी, कल से प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। मीनवाइल एक और खबर आई है, आई डोंट नो इट्स रिलेटेड और नॉट, कि एमक्यूएम भी नाराज हो रही है गवर्नमेंट से। हाँ, एमकेएम तो नाराज़ तो हो रही है, बट एमकेएम के फैसले कौन सा अपने होने हैं, तो वो तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, उनको एक जाके को मिलेगा, फ़ोन कर देगा, ठीक हो जाएंगे। तो एमकेएम के पास इतनी आज़ादी तो नहीं है कि वो अपने फैसले खुद कर सकें। आप जाएंगे एहतजाज में? मैं जाऊँगा, बिल्कुल जाऊँगा, Right. पहले भी गए थे। राइट, सो असल में देखना ये है कि मेरे ख्याल में, देखिए मैं तो हामी हूँ कि सॉफ्ट तरीके से चीज़ें होनी चाहिए, आप बातचीत से चीज़ें हल होनी चाहिए, और कुछ लोग कुछ दो के ऊपर जो है वो बातें होनी चाहिए। बट द प्रॉब्लम इज़, अगर आप ये पोजीशन बना लें कि नहीं इमरान खान की तो है ही नहीं ना कबूल, देखो फिर तो नहीं हो सकता। 2/3 मेजॉरिटी इमरान खान के साथ है, पूरे पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा है, और आप कहें जी इमरान खान के बगैर हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ले आएंगे, कैसे ले आएंगे? वो होना नहीं। राइट, तो टेम्परेचर बढ़ने जा रहा है। चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद मजीद बात होगी राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ की एहतजाजी सियासत इस वक्त एक बार फिर जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। हुकूमत तहरीक इंसाफ के एहतजाज से बुखलाहट का शिकार भी नजर आ रही है। आज संजानी जलसे में की गई तकरीर पर बगावत के मुकदमा दर्ज करने का फैसला कर लिया गया है। एक जानिब बगावत के मुकदमात की तैयारियां हो रही हैं, तो दूसरी जानिब हुकूमत की बुखलाहट का वाज़ेह सबूत लियाकत बाग एहतजाज में शरीक 80 साला रोशन जहां की गिरफ्तारी है। अब कौन है ये खातून? एक माउमर खातून है जो कि एक जलसे में शिरकत के लिए आई। यूजली कोई और मुल्क होता तो उनको वेटरन समझता, उनकी इज्जत करता, बैठाता, पानी पिलाता। 60 ईयर्स के बाद, रिटायरमेंट की एज के बाद महजब माशरों में बड़ी इज्जत की जाती है रिटायर्ड लोगों की। लेकिन एक उमर खातून को दहशत गर्दी के मुकदमे में मुलविस करने की कोशिश की गई, उनका रिमांड दिया गया। ये जाहिर ये कर रहा है कि एक परेशानी है। इवन एहतजाज के हवाले से भी ये लोगों की राय रही है कि आपने इतनी रुकावटें खड़ी की कि बिला वजह उसको एक बहुत अहमियत दे दी, उसको एक बहुत बड़ी एक्टिविटी बना दी, जबकि शायद अगर आप ओपन एक्सेस देते, जो कि अपोजिशन का हक है, तो ये इतनी बड़ी ना स्टोरी लाइन बनती, ना शायद इस लेवल पर उसका प्रेशर बिल्ड होता। परेशानी का आलम ये नज़र आ रहा है कि हफ्ते के रोज़ रावलपिंडी की एक एक गली को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया था। लिटरली आप ऐसे लग रहा था कि एक क्लोज्ड वर्ल्ड सिटी में है। ना बच्चे ट्यूशन्स पे जा सके, ना अकेडमीज़ खुली, जिसने हस्पताल जाना था वो वहाँ नहीं जा सका, ऑफिस में जल्दी छुट्टी दे दी गई। ये सूरत हाल थी रावलपिंडी की। इसकी वजह से आवाम ही को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। लियाकत बाग जाने की कोशिश करने वाले कारकुनान को जगह जगह आंसू गैस की शेलिंग और रबड़ की गोलियों से निशाना बनाया गया। रावलपिंडी के एहतजाज को देखकर आज बानी तहरीक इंसाफ ने अदलिया के हक में एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया है। कह रहे हैं बानी तहरीक इंसाफ के एहतजाज की क़यादत पार्टी चेयरपर्सन बैरिस्टर गौहर की बजाय वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर करेंगे। अब ये एक हैरान कुन फैसला है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब जिस किस्म की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं उसके ऊपर यकीनन क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, बजा तौर पर हो रहा है। क्या कह रही है PTI? लेट्स हैव अ लुक। 2 अक्टूबर को मियांवाली, फैसलाबाद और बहावलपुर में एहतजाज होगा। 4 अक्टूबर को डी चौक और 5 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान में एहतजाज किया जाएगा। एहतजाज की क़यादत वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर करेंगे। गंडापुर ने इस्लामाबाद की जानिब मार्च करके आवाम को जगा दिया। हम हर सूरत और आखिरी गेंद तक मुकाबला करते हुए अदलिया का दिफा करेंगे। हमारी औरतें जेलों में पड़ी हैं। 80 साल औरत पर पर्चा काटा गया। मेरी बीवी को कई माह से जेल में रखा गया है। ये मुझे जेल में तोड़ना चाहते हैं, मगर मैं डटा हुआ हूँ। अलीमा खान साहबा ने भी ये कहा है कि इस दफ़ा जो एहतजाज होगा इट विल नॉट स्टॉप। उनको भी देखिए ज़रा। उज़मा कादा साहबा, थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द प्रोग्राम। ये एक पैनिक मोड में क्यों गवर्नमेंट नज़र आ रही है? एक पूरी लिस्ट आ गई है एहतजाज की। देखें, ऑपोजिशन को तो फ़ायदा है कि आप शहर बंद कर दें, आप सख्तियाँ करें, उनको विजुअल्स मिलते हैं। नुकसान तो गवर्नमेंट का हो रहा है। क्यों आप इसको इतना बड़ा बनवा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फरिया, आपने मुझे इनवाइट किया। फरिया, हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने देखा है मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो दिन रात एक कर रही हैं, सुबह से लेकर रात तक।
कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट उन्होंने नहीं दी, सिर्फ वो अवाम के वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उसमें पूरी मगन के साथ और पूरी स्पीड के साथ आगे बढ़ रही हैं। अब बात सारी ये है कि आपने देख लिया था ये जो काना में इनका जो जलसा हुआ था, किसी ने कोई रोक टोक नहीं की थी, लेकिन कोई बंदा निकला ही नहीं इनके लिए। सारी सड़कें भी खुली थी, मेट्रो भी खुली थी। लेकिन आपका जो सवाल है उसका मैं भी उसके जवाब पे मैं आती हूँ। देखिए, हमने इनको बगैर रोक टोक के ये आने की इजाजत दी थी, तो आगे से आपको क्या नजर आया? आपने देखा कि गंडापुर वो जो एक मौला जट साहब हैं वो आए, पहले तो वो 3 साढ़े 3 बजे तो वो अटक पहुंचे, पूरे प्रोटोकॉल में आए पेशावर से, भाई आप जलसे के लिए आना है, 6 बजे का टाइम है तो आप सुबह निकल पड़े। वो उनकी नियति नहीं थी, वो आए और उसके बाद उन्होंने क्लैशनकोव पकड़ी और ट्रक के जो शीशे हैं वो तोड़ने शुरू कर दिए। अब आप मुझे ये बताएं, फिर ये आगे से स्टेटमेंट्स आप इनकी देखें कि एक गोली चलेगी हम 10 गोलियां मारेंगे। ये क्या पंजाब के ऊपर हमला करने आ रहे हैं? क्या ये जो एक सूबा जो तरक्की कर रहा है, जो इनके सामने एक मिसाल बना हुआ है तरक्की का, उसकी तरक्की को ये अटैक करने आए हैं, उसके बीच में रखने डालने आए हैं? तो क्या इसकी इजाजत दी जा सकती है? ठीक है उमर डास, ना सिर्फ ये, ही वेंट स्टेप फर्दर, उन्होंने पंजाब पुलिस को धमकी लगाई है एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ अ प्रोविंस आफ्टर 18th अमेंडमेंट। बहुत सारे मामला नजाकत किए, कैसे वो इस तरीके से बात कर सकते हैं? देखिए, मैं एक अर्ज करूं कि आप ये भी तो देखें ना कि ये भी तो किसी मुल्क का कानून इजाज़त नहीं देता कि आप एक चीफ मिनिस्टर जो है आप उसके ऊपर इस तरह शेलिंग और जो वो बयान कर रहे हैं कि जो हवाई फायरिंग वहाँ की जा रही है, जिस तरह बुलेट्स, रबर बुलेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, स्टन ग्रेनेड्स चलाए जा रहे हैं। तो जब आप किसी की जान के पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे और किसी शख्स को मारना चाहेंगे तो वो फिर क्या करेगा, आप मुझे बताएं। मतलब ये भी तो कोई तरीकाकार नहीं है ना जो ये हुकूमत कर रही है जिस तरह। लेकिन तो लेकिन क्या बयान देना, कोई और स्टेटमेंट दे देता। पंजाब की आपकी लीडरशिप है, चीफ मिनिस्टर है, उनकी बात तो डायरेक्ट तसादम की तरफ जाती है जी। जब चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा ये बयान देते हैं तो ये तो सूबों के दरमियान तसादम है। नहीं, देखें, वो तो कह रहे हैं कि जी सारा पाकिस्तान हमारा है। उन्होंने कहा है कि पंजाब भी हमारा है। पंजाब के लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भरपूर कामयाब कराया है। तहरीक इंसाफ का है पंजाब। ये वो इस सूरत हाल में बात कर रहे हैं कि जब आप एक चीफ मिनिस्टर और उसके काफिले के ऊपर इस तरह का रिएक्शन कर रहे हैं तो फिर आप मुझे बताएं। कानून है ना इस्लामाबाद में बगैर इजाजत जलसा, एहतजाज या रैली में, अब ये पहली दफ़ा है लेकिन 3 साल कैद की सज़ा है। अब आपने 4 अक्टूबर को डी चौक में दे दी है कॉल, क्या आप ये सज़ाएं दिलवाएंगे अपने लोगों को? नहीं जी, किस बात की सज़ा, आप मुझे ये बताएं ना कि क्या एक पुरअमन एहतजाज जो है वो सियासी जमात का आईनी और जमहूरी हक नहीं है? एक जलसा करना क्या वो सियासी जमात का जो है जमहूरी और आईनी हक नहीं है? देखें, जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी फ्रीहा, तो बिलावल भुट्टो ने भी लॉन्ग मार्च किया, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा और हमजा शहबाज भी जीटी रोड बजरिया इस्लामाबाद पहुंचे लॉन्ग मार्च करते हुए, आपको याद होगा, डी चौक। और तो हमारी हुकूमत ने तो ना कभी कंटेनर्स लगाए थे, ना कभी क्रैकडाउन किया था, ना कभी शेलिंग की थी इन लोगों के ऊपर, बल्कि खुले दिल इनको वेलकम किया था। जो एक अपोजिशन जमातों का जो जमहूरी और आईनी हक होता है, हमने तो उसके रास्ते में कोई रुकावटें नहीं खड़ी की, कोई कंटेनर्स नहीं लगाए, कोई शेलिंग नहीं चलाई, कोई क्रैकडाउन करके इनके वर्करों और कारकुनों को नहीं पकड़ा, कोई इनकी तकरीरें करने पर कोई इन पर बगावत के मुकदमे जो है वो नहीं बनाए गए। तो ये मैं समझता हूँ कि देखे ना, अब अगर हम उस दिन की बात कर लें रावलपिंडी जलसा की, तो हमने लियाकत बाग में हम जलसा करना चाहते थे और वहाँ हमें जो है वो जलसे की इजाज़त नहीं देते। इससे कबल भी आपको याद होगा कि हम लाहौर मीनारे पाकिस्तान जलसा करना चाहते थे और हमें लाहौर शहर से बाहर वो गज्जू मता से भी कोई 20 किलोमीटर दूर ये एक जगह दे देते हैं, चटियल मैदान दे देते हैं और उधर कहते हैं जी 2 बजे से लेके 5 बजे तक का टाइम है, आपने जलसा करना है। और अभी मेरी बहन मोहतरमा उज़मा साहिबा कह रही थी
कि लाहौर का जो जलसा हुआ है काना में, वहाँ लोग निकले ही नहीं है, लोग आए ही नहीं है। तो मैं फिर इनसे पूछता हूँ, अगर वहाँ लोग नहीं थे आए, तो मोहतरमा फिर वो 6 बजे 5:30 बजे जो पुलिस चढ़ गई कंटेनर के ऊपर और जाके तारें खींच दी, और वहाँ जितनी आवाम थी, मैं समझता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा एक मुजरमाना फेल किया कि उस ग्राउंड में उस वक्त हजारों की तादाद में लोग थे, खवातीन थे, बच्चे थे, और वहाँ कोई स्ट्रीट लाइट या लाइट्स का भी इंतजाम नहीं था, और वहाँ सारी लाइट्स की तारें खींच के अंधेरा करके वहाँ लोगों की जो मैं समझता हूँ जिंदगी है उसको, जानों को दाव पे लगा दिया गया। वहाँ तो बहुत लोग जख्मी हुए हैं, बच्चे जख्मी हुए हैं, खवातीन जख्मी हुई हैं। मैं समझता हूँ ये एक मुजरमाना फेल गफलत जो है वो ये बरती है काना के जलसे में पंजाब हुकूमत ने। उस्मा कादा साहब, ये एक लेगेसी बन गई। आपने अभी कहा मरियम नवाज बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व्ड हैं, एंड इट्स बहुत अच्छी बात है। ये कुछ प्रोजेक्ट्स उनके एजुकेशन के हवाले से बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन इन सब का क्या फ़ायदा एट द एंड ऑफ द डे अगर आप अपनी लेगेसी एक डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट की छोड़ के जाना चाहते हैं? कवरेज तो दूर की बात है, आप वहाँ पे जलसे के लिए उनके लिए मुश्किलात खड़ी करते हैं, लोग पहुँच ना सकें, लोगों को कोई सुकून ना मिले, दूर दराज इलाकों में इजाज़त देते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से। सो ये किस, यानी आप ये कह रहे हैं कि कल को आप अपोजिशन में आए तो आपको कोई एहतजाज ना करने दे? देखिए जो पंजाब के लोग हैं ना, उनको अब सही समझ आ गई है कि कौन उनके फायदे के लिए काम कर रहा है और किसने उनके बच्चों को नुकसान पहुंचाया है। मरियम नवाज साहिबा के नाकदीन जो है ना, वो भी उनकी गुड गवर्नेंस के इस वक्त वो मुतारिफ है, और वो भी तो जब लोगों की जिंदगी में आसूदगी आ रही है और उनकी जिंदगी बेहतर हो रही है, तो उन्हें क्यों बुजदार के जो जमाने की करप्शन, वो क्यों उसको ऑप्ट करेंगे? ठीक है। दूसरे ये जो फरमा रहे हैं ना कि 6 बजे उन्होंने ये किया और वो किया, अरे भाई आपने डीसी के साथ मिलके सारे कवायद और जो जवाबित थे जो तय हुए थे, आप ना उनको मानते, आप पहले की तरह यू टर्न लेके कहते जी हम नहीं करते जलसा। आपने तो हर चीज खुद अपने हाथ से मानी। बात सारी ये है फरिया कि जो इनके बैलेंस्ड लोग हैं ना, जिस तरह बैरिस्टर गोहर हैं, मैं समझती हूँ कि वो बड़े अच्छे डिसेंट शख्स हैं, वो बानी साहब को पसंद नहीं आते, इसलिए उठा के उनको बाहर फेंक दिया है। और किसको इंचार्ज बना दिया जलसों को? वो मौला जट को। और मौला जट जो है वो अपना सूबा जो है उसको लावारिस छोड़ा हुआ है। वहां के लोग बेचारे रो रहे हैं। फरिया, आप सोचिए कि वो जब चलता है वहां पे, वहां से काफिला पेशावर से क्रेने लेके क्लैशनकोफ से लेस होके वो लोग चलते हैं, वो धमकियां देते हुए। ग्रिड स्टेशन ये अटैक करने वाले लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा था कि 15 दिन के अंदर अंदर हम डियाला को आके अटैक करेंगे और उड़न कटोले पे जनाब बानी को लेके चले जाएंगे। इनकी गीदड़ भपकियां जो हैं वो आपके सामने हैं। किस तरह से इन्होंने कहा हम इस्लामाबाद पे आएंगे, हम चढ़ाई करेंगे। ये वो बातें हैं जो कि बानी साहब को पसंद हैं। उनको कोई बैलेंस या कोई तमीजदार या कोई पुरअमन एहतजाज तो पसंद ही नहीं है। प्रॉब्लम ही है सारी, वरना हमें कोई इशू नहीं है। वहां पे आप सोचिए जो लाहौर का काना का जलसा है, वहां मेट्रो तक चल रही थी, बट लोग आए ही नहीं। उनको पता है कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तबाह कर दिया इस पार्टी ने। वो बेचारे जेलों में पड़े और ये जनाब अपने मौज कर रहे हैं, टिकटें लेके। कोई असेंबलियां की तनख्वाहें ले रहा है, कोई कमेटीज की तनख्वाहें ले रहा है, कोई मराहत ले रहा है, मौजें लगी हुई हैं इन सब। तो उनको कारकुनों का कोई फिक्र नहीं है। अब कोई निकलता नहीं है इनके पास, ना कोई तंजीम है, ना कोई इनके पास सपोर्ट। ये सिर्फ सोशल मीडिया की पार्टी रह गई है फरिया। अगर आप उनको ओपन फील्ड देंगी ना, और फिर ना कोई रुकावट डालेंगे, एक प्रॉपर जगह पे जलसा करने देंगे, फिर बात करेंगे इसके ऊपर। ये अभी ये बिल्कुल एक आपकी तमाम बातें सर आंखों पर, लेकिन ये बात अभी तक नहीं हम कह सकते कि सपोर्ट नहीं है जब तक इनको आप एक ओपन फील्ड नहीं देते, और उसके बाद ये वहां पे परफॉर्म नहीं कर सकते। अगेन जलसे जो है वो फाइनल रिफ्लेक्शन भी नहीं होता। 3 बजे ये अटक पुल पे क्यों पहुंचे थे? क्या प्रॉब्लम थी? लेकिन अटक पुल पे रुकावटें क्यों थी? कोई रुकावटें नहीं थी। कंटेनर खड़े थे मैम, किसी किस्म की। अब देखें ये फुल प्रोटोकॉल में आए हैं अटक तक, फुल अपने सूबे से प्रोटोकॉल में आए हैं, 3:30 बजे पहुंचे हैं। ठीक है, लेकिन जलसे में अटेंड करना जो कि इजाजत वाला हो, सबका हक है। आप आने दे लोगों को। मैं अपने ऑफिस में पहुंच सकी, 3 घंटे लगे मुझे उस दिन। हर चीज खुली थी, हर चीज नॉर्मल थी, हर चीज। नेक्स्ट टाइम यू कमिंग मैम, नेक्स्ट टाइम मैं और आप इकट्ठे शो करेंगे रोड्स के ऊपर।
इफ यू अलाउ मी, हम इकट्ठे चलेंगे। जज तक आ गई, इनको मिलती है इजाजत तो हम इकट्ठे चलेंगे, देखेंगे कितने घंटे, लेकिन प्रोटोकॉल में नहीं जाएंगे। ये भी रिक्वेस्ट है। क्लैश एंड कोव लेके और लोगों की गाड़ी क्लैश एंड कोव लेके भी नहीं जाएंगे, कभी भी नहीं जाएंगे। उमर डार साहब, अब स्ट्रेटेजी क्या है? ये कितने दिन एहतजाज करते रहना है, उसके बाद क्या होगा? अब एग्जैक्टली आप लोगों का मकसद क्या है कि इंतशार फैले इससे? नहीं देखें फरिया, एक तो पहली बात तो ये है कि आप तो एक सहाफ़ी हैं और गैर जानिबदार हैं, और मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ और आप खुद भी ये महसूस कर रही हैं ये जो कुछ हुकूमत की जानिब से हो रहा है। आप कोई पीटीआई की नुमाइंदा तो नहीं है, आप तो गैर जानिबदार हैं, लेकिन उसके बावजूद आप ये सब चीज़ें जो हैं उसे महसूस कर रही हैं। मैं उस भी महसूस करती थी जब आप लोग ऑफ एयर कर देते थे उन लोगों को जो पीएमएलएन को सपोर्ट करते थे, लेकिन जो गलत करेगा उसको गलत ही कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी, होना चाहिए। दूसरी बात मैं ये करने जा रहा हूँ कि मेरी काबिल एहतराम मोहतरम बहन अभी उज़मा साहिबा फरमा रही थी कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो तो अवाम के हालात में बड़ी आसूदगी ला रही हैं, बड़ी बेहतरी लेके आ रही हैं अवाम के हालात में। तो मैं मोहतरमा से कहना चाहूँगा कि मोहतरमा इसका फैसला फिर अवाम को करने दें। ये जल्द से अवाम के रास्तों में कंटेनर्स लगा के उनके रास्ते क्यों, फिर किस चीज़ का खौफ है? अभी फरिया ये जो रावलपिंडी में इसका मैं आपको बताऊं, सुबह 10 बजे ही जेलम पुल जो है बंद कर दिया हुआ था। जेलम से किलोमीटरों में लाइनें लगी हुई थी। जेलम कहाँ, रावलपिंडी और कहाँ जेलम, रास्ते में गुजरहा वहां कंटेनर्स लगा के बंद कर दिया हुआ था। रवात से कंटेनर लगा के बंद कर दिया हुआ था। फिर रावलपिंडी तमाम सील था, मरी तक इन्होंने कंटेनर्स लगाए हुए थे। मैं कहता हूं कि अगर इनकी हुकूमत अवाम के हालात में इतनी बेहतरी ला रही है, उनके हालात बेहतर कर रही है, इतना सर्व कर रही है, तो फिर इन्हें खौफ किस चीज का? ऑन अ लाइटर नोट मुझे वाइंड अप करना है। थैंक यू सो मच। बट उमर साहब, आप लोगों ने भी कोई ज्यादा कंपटीशन भी नहीं दिया ना मरियम नवाज को। अब उस्मान डार साहब से कम्पीट करना है तो फिर अब इसमें क्या कंपटीशन की बात करें? दिस इज ऑन अ लाइटर नोट। पूछें कि ये जो बेचारे रो रहे हैं कि रास्ते बंद थे, तो लाहौर का तो कोई रास्ता, यहाँ पे 2.5 करोड़ आबादी है, यहीं से 2-3 हजार लोग निकाल के ले आते हैं। ये इसके ऊपर फिर बहस रखेंगे। लेट्स सी आगे क्या मामला चलता है, बट लग रहा है कि टेम्परेचर बढ़ने जा रहा है नेक्स्ट वीक। विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। इजराइल गुज़िश्ता 1 साल में हमास, ईरान और हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाइयों की आड़ में मुसलसल आम आवाम को निशाना बना रहा है। इजराइल अब तक खवातीन और बच्चों समेत हज़ारों अफराद को शहीद कर चुका और बहुत सारे लोगों को ज़ख्मी कर चुका। इजराइल की खुल्लम खुला दहशतगर्दी की वजह से दुनिया तीसरी आलमी जंग के दहाने पर पहुँचती नजर आ रही है। हालिया दिनों में पहले ईरान के अंदर हमास के सरबराह इस्माइल हानिया को शहीद किया गया। उसके ताने बाने कहा गया कि इजराइल से मिलते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते लेबनान में पेजर धमाके करके हिजबुल्लाह की क़यादत और आम आवाम को निशाना बनाया गया। फिर इजराइल ने हसन नसरुल्लाह को निशाना बनाने के लिए वहशियाना फ़ज़ाई हमले किए, जिसमें दर्जनों अफराद शहीद हुए। इजराइल चंद शख्सियात को निशाना बनाकर शायद फ़लस्तीन की आवाम की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये आवाज़ रोज़ बरोज़ मज़ीद मजबूत होती जा रही है। ये कॉन्फ्लिक्ट अभी तक वैसे का वैसा मौजूद है। अब ये किस तरफ जाएगा, ये एक अहम सवाल है, इससे बात करेंगे। लेकिन साथ ही साथ अब तक की जो कार्रवाइयाँ इजराइल कर चुका है, यू कैन हैव अ लुक ऑन योर स्क्रीन। मेरे साथ सैयद मोहम्मद अली साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस अली साहब। 7 अक्टूबर 2023 से अगर हम अब तक के मामला देखें, कई अहम रहनुमा शहीद हो चुके। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया, हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह। एग्जैक्टली ये सिलसिला चलता रहेगा अब ऐसे ही? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया इस अहम मौजू पे बात करने के लिए। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो इसराइल का तर्ज अमल पिछले 1 साल में और खुसूसन अब लबनान के हवाले से पिछले 1 हफ्ते से हम देख रहे हैं, उसको हम पिछले जो 76 साला इसराइली पॉलिसी है कि इस खित्ते में एक तो एक्सपेंशन किया जाए, अपनी टेरिटरी पे दीगर ममालिक पे कब्जा किया जाए और हरीफों को हलाक किया जाए, उनकी दिफाई कुव्वत को कमज़ोर किया जाए, उसका एक तसलसल है। और जिस तरह आपने हसन नसरुल्लाह की शहादत की बात की, तो वो कोई पहले हिजबुल्लाह के रहनुमा नहीं है जिनको शहीद किया गया, बल्कि आपको याद होगा कि खुद
उन्होंने हिजबुल्लाह की कमान उस वक्त संभाली थी जब उनके प्रीडिसेसर को इसराइल ने शहीद किया था। तो ये तो उनकी एक पॉलिसी है। अच्छा, दूसरी बात आपने एक बड़ी अहम की जो मैं उसको मजीद एक्सपैंड करना चाहूँगा कि ये जो रवायती अंदाज में हथियारों का इस्तेमाल है लबनान में और गजा में, और आज सुबह हूतीस के खिलाफ भी इसराइली जहाज़ों ने बमबारी की है यमन तक जाके, तो ये सिर्फ एक पहलू है जो कि मीडिया में नज़र आ रहा है। जो दूसरा पहलू बड़ा अहम है वो इंटेलिजेंस वॉरफेयर का है और टारगेट किलिंग का है और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का है, जो बदस्तूर कई सालों और दहाइयों से जारी है। आपको याद होगा मैडम के पिछले 10 साल के दौरान बड़े अहम और चोटी के जो ईरान के एटमी साइंसदान हैं वो बड़े पुरस्कार हालात में उनको भी हलाक किया जाता रहा है। तो ये तो इसराइल की पॉलिसी का तसलसल है। फिर आप देखें कि एक बड़े पुरस्कार अंदाज में जो साबिक सदर थे ईरान के, उनका हेलीकॉप्टर भी क्रैश हुआ था, और इस्माइल हानिया भी जो उनको शहीद किया गया था, उनको पासदारान इनकलाब की सिक्योरिटी में तेहरान के अंदर शहीद किया गया था। हम ऐड कर लें साबिक ईरानी सदर अहमदीनेजाद का जो बयान है, आई एम श्योर आपने देखा होगा, कह रहे हैं कि इजरायली जासूस ईरान के आला ओहदों तक पहुंच चुके हैं। अगेन ये भी उससे लिंक्ड है इन तमाम पुरस्कार मामलात के साथ। बिल्कुल, बहुत अहम बात की, बल्कि इसमें मैं 2-3 चीजें और ऐड करना चाहूंगा। देखिए, असल जो गेम है ना, वो रियासत से ज्यादा एक बदकिस्मती ये है, और वो लेकिन मैं कहना चाहता हूँ वो बुनियादी तौर पे असल मगरबी ताकतें और इसराइल का जो ऑब्जेक्टिव है वो रिजीम चेंज है। उनका मसला ईरान नहीं है, ईरान की हुकूमत और उनका अंदाज़े फिक्र और उनका नजरिया है। आपको इसके सबूत में सिर्फ 2 बातें मैं रखना चाहूंगा कि चूंकि मेरा वो सब्जेक्ट भी है कि 1970 की दहाई में शाह ईरान के टाइम पे अमेरिका ने ईरान को 20 एटमी रिएक्टर ऑफर किए थे, लेकिन जब 1979 का इनकलाब आया तो ऑब्वियसली आज उससे लेके आज तक उनके एटमी प्रोग्राम पे पाबंदियां लग चुकी हैं। अच्छा, आज एक बड़ी दिलचस्प वाकया ये हुआ मैडम फरिया कि जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, उन्होंने एक बड़ा खुसूसी पैगाम नशर किया ईरानी अवाम के लिए, जिसमें उन्होंने उनको कायल करने की कोशिश की कि जनाब इसराइल और ईरान के लोग तो बड़े करीबी हैं और हमारी पहले भी दोस्ती रही है और हम आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट, तरक्की और तिजारत चाहते हैं, आपकी आज़ादी और खुशमुख्तारी चाहते हैं, और आपकी जो मौजूदा हुकूमत है उससे निजात में आपकी मदद करना चाहते हैं। इससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि असल मकसद जो है वो ईरान की जो हुकूमत है उसको दाखिली सतह पे भी और इलाकाई सतह पे भी कमज़ोर और तन्हा करना उनका मकसद। राइट, सो ईरान में इस वक्त हाई अलर्ट है, उनके सुप्रीम लीडर महफूज मुकाम पर मुंतकिल किए जा चुके हैं। एग्जैक्टली कितना खतरा है? क्या ये जंग प्रॉपर लाइक वॉरफेयर में बदल सकती है? देखिए, 3 पहलू हैं आपके सवाल के जवाब में। पहली बात जो सबसे बड़ी हकीकत है जो हमें नहीं भूलना चाहिए वो ये है कि मशरिक वस्ता की जो वाहिद एटमी ताकत है वो इसराइल है, और कोई भी रियासत बराह रास्त एक बड़े पैमाने पे कोई बड़ी जंग किसी भी एटमी ताकत से मोल लेना शायद अपने कौमी मफाद में नहीं समझती। दूसरी एक जो हकीकत है वो ये है कि ईरान इन तमाम मसाइल से दोचार होने के बावजूद अपनी कौमी सलामती के लिए अपने एटमी प्रोग्राम का जारी रखना बड़ा अहम समझता है। और इस वक्त 2015 का जो एटमी न्यूक्लियर डील थी ईरान की, आज ईरान का जो एटमी प्रोग्राम और सलाहियत है, मैं आपको उसके एक एक्सपर्ट के तौर पे बता रहा हूँ कि उसकी यूरेनियम को अफसूदा करने की सलाहियत 2015 के मुआहदे के मुकाबले में आज 23 गुना 23 टाइम्स बढ़ चुकी है। और मगरिब को इस वक्त बड़ा खतरा है कि वो किसी चंद दिनों या चंद हफ्तों के अंदर एटमी हथियार बनाने की सलाहियत हासिल कर लेंगे। इसलिए ईरान की कोशिश है कि जो मगरबी दुनिया, अमेरिका या इसराइल की प्रोवोकेशंस हैं, इश्ताल अंगेज कार्रवाइयां हैं, उनका जवाब ना दे, और क्योंकि इसके नतीजे में इसराइल और अमेरिका को वो बहाना मैसर आ जाएगा कि वो बराह रास्त ईरान की एटमी तंसीबात पर बमबारी करके उनको उसी तरह तबाह करें जिस तरह आपको याद होगा कि इसराइल ने 1981 में जो एटमी रिएक्टर फ्रांस ने इराक को दिया था उस पर बमबारी करके उसको तबाह कर दिया था। तो ईरान इस वक्त बहुत डेलिकेट लाइन टो कर रहा है, लेकिन एक लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है
कि ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक जो रूस के वज़ीर आज़म हैं वो आज एक खुसूसी तैयारे से फौरी तौर पे ईरान पहुँचे हैं और उनकी बहुत हाई लेवल मीटिंग्स हैं। तो बुनियादी तौर पे ईरान को और ईरान की जो हलीफ तंजीमें हैं हूती, हमास और हिजबुल्ला, इनको आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ रूस और चीन की शायद हिमायत और मादी सपोर्ट तो हासिल होगी, लेकिन बराह रास्त इन ममालिक का जंग में मुलविस होने के इम्कानात कम हैं। हाँ, ये मुमकिन है कि जो उनके वॉलंटियर्स हैं या रजाकार हैं, जिस तरह वो दाइश के खिलाफ शाम में लड़ते रहे हैं, बड़े पैमाने पे इराक और शाम से लोग जाएं हिजबुल्ला और हूती की मदद करने के लिए, क्योंकि ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक इसराइल जो है वो बड़े पैमाने पे ज़मीनी ऑपरेशन भी लबनान के खिलाफ शुरू करने वाला है। और ये वो टाइम है जो कि हिकमत अमली के तहत मैं समझता हूँ हिजबुल्ला इसका वेट कर रही थी, क्योंकि उनकी जो एक्सपर्टीज़ है वो गुरिल्ला वॉरफेयर में है। उन्होंने पिछले 42 साल में इसराइल के खिलाफ जिस तरह गुरिल्ला वॉर को इस्तेमाल किया है, वो जिस तरह मुजाहिदीन ने सोवियत यूनियन के खिलाफ और वियतकॉन्ग्स ने वियतनाम में अमेरिका के खिलाफ किया था, तो हम ये समझते हैं कि ये जंग फैलेगी, लेकिन ये रवायती जंग नहीं होगी, बड़ी ताकतों की डायरेक्ट महाजराई नहीं होगी, लो इंटेंसिटी एसिमेट्रिकल वॉरफेयर होगी जो सब्र आजमा तकलीफदेह होगी, और जिसमें हिजबुल्ला की कोशिश होगी कि जब ज़मीनी अफवाज लबनान में इसराइल की दाखिल होती हैं तो उनके ऊपर घात लगा के गुरिल्ला वॉरफेयर के जरिए से मैक्सिमम नुकसान उनको पहुंचाया जाए। लेकिन जाहिर बात है उनके पास कोई एयर फोर्स या एयर डिफेंस तो नहीं है कि वो उनकी फजाई हसन नसरुल्लाह के बाद अब कौन लीडर लग रहे हैं आपको? देखिए, अभी जो ताज़ा तरीन बयान उनके नायब की जानिब से आज जारी किया गया है, उसमें उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द जो है हमारे जो नई क़यादत है उसका फैसला हो जाएगा, क्योंकि जो उसका इंतज़ामी ढांचा है हिजबुल्लाह का, उसमें 4 बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटीज़ हैं। एक जुडिशल कमेटी है, एक पॉलिटिकल कमेटी है, एक सिक्योरिटी की कमेटी है, एक इंफॉर्मेशन की कमेटी है। तो उनकी मेरे ख्याल में काउंसिल के इजलास के बाद ये फैसला किया जाएगा। लेकिन मैं आई एम श्योर कि इसमें शायद ईरान की मुशावरत भी शामिल होगी। लेकिन ये बात तय है कि हिजबुल्लाह की जो दिफाई सलाहियत है इस असैसिनेशन ऑफ हसन नसरुल्लाह के बावजूद, वो हमास के मुकाबले में कम से कम 20 गुना ज़्यादा है। 1 लाख के करीब उनके लोग जो हैं वो कील कांटे से लेस हैं। 42 साल का उनका तजुर्बा है। देखिए, इसराइल से जंग लड़ने का तजुर्बा जितना हिजबुल्लाह का है पिछले 42 साल में, इतना किसी रियासत का भी नहीं है। तो इसराइल को उनसे बेहतर कोई जानता भी नहीं है। उस माहौल को, उस टेरिटरी को, उस टीरेन को, उस जमीन को, उस मौसम को उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। इसलिए मैं समझता हूँ कि अभी ये जंग जो है ये तवील होगी, पेचीदा होगी, लो इंटेंसिटी होगी, लेकिन बराह रास्त ममालिक के इसमें शरीक होने की और मुदाखलत के इम्कानात कम है। सईद मोहम्मद ज़ई साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। गाज़ा जंग जब शुरू हुई थी तो उस वक्त ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि ये तीसरी आलमी जंग की तरफ अब मामलात को लेके जा सकती है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि वो मसला वहीं का वहीं मौजूद है। मिडल ईस्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जब तक वो हल नहीं होगा ये मामलात ऐसे ही चलेंगे, कभी लो इंटेंसिटी कभी हाई इंटेंसिटी, लेकिन उस जो असल मामले की जड़ है उसका सॉल्व होना ज़रूरी है। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।